हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर दिनेश अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी एन नॉलेज हॉटस्पॉट पे। आज हमारे फर्स्ट एपिसोड की घड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके साथ कि बेसिक्स हमारी अकाउंटेंसी के। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी अच्छी अकाउंटिंग के फ़ायदे हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, क्या उसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या उसके के यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं अकाउंटेंसी के। हम उनके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटेंसी कौन कौन सी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हम उसका एक प्रीकैप लेंगे छोटा सा। हमने बात करी थी कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हम करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है उसका हम मेजर करेंगे, मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। इसके नेक्स्ट स्टेप में जब आपने ये जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया था हम इसकी करेंगे रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को हमने क्या नाम दिया था, हमने बोला था हम इसको बोलेंगे जर्नल एंट्री। जब आपने ये क्या कौन सा स्टेप हुआ, ये स्टेप हुआ जब आपने अपने घर के 10 दिन के खर्चों को अपने पास में लिखा कि डे 1 पे क्या करा, डे 2 पे क्या करा। फिर उसके बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम करेंगे क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन। इस स्टेप को हमने क्या बोला था कि हमने बोला था इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एक्टिविटी के जो भी डिफरेंट डिफरेंट खर्चे हुए हैं अलग अलग दिन पे उनको क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप ऑफ अ सिमिलर ट्रांजैक्शन को क्लब करेंगे। इसको हमने क्या नाम दिया था, हमने बोला था कि हमारा बैंक का जो अकाउंट बनता है वो हमारा एक तरह से क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अकाउंट मतलब हम इसको बोलेंगे लेजर। फिर इसके बाद जब हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा फिर हम करेंगे समराइज। इस स्टेप को हमने क्या बोला था, हमने बोला था इसको ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेजर पार्ट क्या होते हैं, पहला होता है बैलेंस शीट जिसमें हम अपनी असेट और लायबिलिटी बताते हैं, क्या हमारा बैलेंस है उसकी शीट बनाते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जहां हम फायदा कितना कमाया और लॉस कितना हो गया उसकी जानकारी निकालते हैं। जब हम समराइज कर लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन को उसके बाद में हमारा स्टेप होता है एनालाइज या इंटरप्रिटेशन, जहां हम जो हमने ये डेटा बनाया है इसको हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं हमारे बजट के साथ में। हमारे जो डेटा हमने बनाया है, जो हमने एक्सपेक्टेशन ली थी, हम उसके हिसाब से उसे कंपेयर करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारा होता है कम्युनिकेशन, जहां हम ये डेटा अपने इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या इसके अंदर हमारा इस पर्टिकुलर साल के अंदर क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो ये तो हमने लिया एक छोटा सा प्रीकैप। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। बात बहुत सीधी सी है दोस्तों, एग्जाम्पल हमें वही याद रखना है जो हमने पहले एग्जाम्पल पहली एपिसोड के अंदर पढ़ा था। आप सभी के लिए वो लिंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उस लिंक पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर कर ये पता कर सकते हैं कि पहली क्लास में हमने क्या बात करी थी, ताकि आप उस दूसरे आज की क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल वही है, राम के पापा ने उसको 10,000 रुपये दिए, उसने डेली के खर्चे लिखे अपने पास। पिताजी ने आके हिसाब पूछा तो उसने बोला कि बोले पिताजी ये सारा हिसाब है। पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा, मुझे समरी में बताओ कि क्या हुआ है, कितना ग्रोसरी पे हुआ, कितना तुमने वेजिटेबल पे किया। तो बच्चे ने उसका एक क्लासिफिकेशन करा, उनको अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप कर दिया और फिर उसने हिसाब निकाल के दिया कि पापा मैंने 2,000 रुपये का आपको बचा दिए हैं, बाकी के मेरे खर्चे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल एक एग्जाम्पल था जो हमने लिया था। अगर हम बात करते हैं कि अब इसमें पूरे एग्जाम्पल के अंदर अगर हम इसको समझते हैं एक बिजनेस की नज़र से, एग्जाम्पल वही है, इस बार पिताजी ने बिजनेस
चालू करने के लिए राम को 10,000 रुपये दिए। महीना जब खत्म हुआ तो राम ने अपने पिताजी को लाकर दिया कि पिताजी ये तो 10,000 रुपये जो आपने दिए थे वो एज इट इज़ हैं और 2,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो जो उसने ट्रांजेक्शन्स अपने पास में डेली वो लिखता था उसका क्या फ़ायदा था या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम क्यों किसी भी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। सबसे पहला हम बोलते हैं कि भाई मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, हम उसकी बात करेंगे कि भाई अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। सबसे पहला होता है कि भाई जब आपने अपने पास में डेली अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया, इनकम का हिसाब रखना शुरू किया, तो आपने डेली अपने पास में अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके पास में मेंटेन रहते हैं। तो अगर आपसे आपके पिताजी हिसाब पूछते हैं तो आपके पास इजीली वो हिसाब मिल जाएगा। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जब आप अपने पास में हिसाब लिखते हैं तो जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसा कि हमने बात करी कि भाई आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास एक चीज आएगी और एक चीज जाएगी। अगर मैं बात करता हूं आपके पिताजी ने आपको 10,000 रुपए दिए तो आपके पास में क्या आया, कैश आया और आपके पिताजी की एक संपत्ति उसमें लगी है। फिर जब आप उसके अगेंस्ट में आपने 10,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए आप लेके गए, आपने माल खरीदा, तो आपने 5,000 रुपए दिए, आपका कैश गया 5,000 रुपए और 5,000 रुपए का आपके पास में क्या आया, गुड्स आया, माल आया। तो हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें एक डेबिट भी होगा और एक क्रेडिट भी होगा। एक चीज आएगी, एक चीज जाएगी। तो वो जो आना और जाना का हिसाब है वो हमारे पास में रिकॉर्ड्स मेंटेन रहता है, हमें याद नहीं रखनी पड़ती चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपने वो अपने पास में डेली हिसाब शुरू किया तो आपने मंथ एंड पर अपने पिताजी को क्या बता पाए, आप अपने पिताजी को P&L बता पाए कि पापा मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, अगर नुकसान हुआ तो पापा मेरे नुकसान हुआ। तो वो कैसे पता चलेगा, जब मेरे पास में अपना पूरा हिसाब लिखा होगा। तो अगर मैं अकाउंटिंग करता हूँ और मेरे पास में अकाउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल रहेंगे, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेसिस पे मैं क्या पता कर सकता हूँ, अपना P&L पता कर सकता हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हुआ। दोस्तों जब आप एग्जाम के अंदर कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक बहुत छोटी सी चीज है जो हमेशा एक अकाउंट्स पर्सन को हमेशा पता होनी चाहिए कि आप जब भी कभी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर। बोले आप बोलेंगे कि बोले सर इसमें ऐसा क्या है कि आपने इस पे फोकस किया। तो दोस्तों यह समझने की छोटी सी बात है कि आप प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस होता है। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा लॉस कमाया है मैंने, समझ रहे। तो हमारी जब हम आंसर लिख रहे हैं, जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, सो जब भी आप बोलेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का हमें मिलता है तो हम वहां बोलेंगे प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो हम सबसे पहले जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास में एक रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहते हैं। दूसरा है कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी बिजनेसमैन की, तो अगर मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं तो मैं अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा जो मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का बेनिफिट बताएगा कि कितना हुआ है। मैं अपने पास में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कि जो मेरे पास में माल आया गया और जो माल के पेटे, शुद्ध माल के पेटे पर खर्चा लगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए वो निकालना, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अभी आपको इन वर्ड्स पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम एक्चुअल एग्जांपल्स करेंगे, तब आप ये बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हम इस पूरे चैप्टर को जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसका एक स्नैपशॉट लेंगे जब हम अपने कोर्स के काफ़ी एंड पे होंगे, क्योंकि आप वहाँ काफ़ी टर्मिनोलॉजीज को रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। तब हम इस चैप्टर को वापस से लेंगे और ट्रस्ट मी तब आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ आएगा, क्योंकि आज आप अभी उसको एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, बाद में आपने जो उसको अभी तक पढ़ा होगा प्रैक्टिकल, जो क्वेश्चंस करे होंगे उनसे आप लिंक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो अब वो प्रॉफिट तो कमा नहीं रही है।
अगर मैं आज बात करता हूँ किसी भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं बैठी है, तो वो अपना पीएनएल भी नहीं बनाएगी, वो बनाएगी अपना इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उसके पास में केवल आय है और खर्चे हैं, जो नेट में बचा वो सरप्लस है, नुकसान हुआ डेफिसिट है। तो हम यहां बोलेंगे इसे इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट। तो ये वो एंटिटी बनाएगी जो एनपीओ का काम कर रही है, नेट यानी कि नेट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पे कि भाई अब मेरे को इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम बोलते हैं कि हम इससे अपने डिटर्मिनेशन कर पाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, तो चलिए अपन फिर से अपने उसी एग्जांपल के अंदर चलते हैं जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि राम ने जब अपने पिताजी को 2000 रुपये दिए, तो उसने अपने पिताजी को साथ में ये भी बताया कि पिताजी मैंने आपको 2000 रुपये दिए हैं, ये 1000 रुपये और कैश है, जो मेरे 1000 रुपये अभी पे करना बाकी है। करेक्ट? जब हमने लास्ट में बात करी थी कि उसने 7000 रुपये का ही पेमेंट करा हुआ है, 1000 का पेमेंट अभी बाकी है। तो वो कितना बाकी है, कितना आपको मिलना है, वो आप कैसे पता करेंगे अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है? तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किसके साथ कितनी उधारी है, लेनी या देनी, दोनों। अगर हमें लेना है तो हम बोलते हैं मुझे रिसीव करना है, मतलब रिसीवेबल है। अगर मुझे पे करना है मतलब वो पेएबल है। ठीक है, तो हमें यहां से पता चलता है कि हमारा रिसीवेबल है या पेएबल है। अगर वो रिसीवेबल है तो हम बोलेंगे कि ये हमारी एक संपत्ति है। संपत्ति मतलब असेट है। पे करना है मतलब हमारा ये दायित्व है, मतलब हमारी लाइबिलिटी है। समझ रहे? तो मैं अगर अकाउंटिंग करने का रीजन क्या है कि मेरे पास एक रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहते हैं, मैं अपना पीएनएल एस्टिमेट कर पाता हूं, मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाता हूं। इसके अलावा ये आपके जो मैनेजमेंट है, उसको सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है हम उसकी बात करते हैं। अब मैंने आपसे बात करा कि आपने बिजनेस जो है, आपके पिताजी ने 10,000 रुपए दिए कि बेटा राम तू जा बिजनेस चालू कर। आपने बिजनेस चालू कर दिया, आपने 2,000 रुपए कमा लिए। आप अपने पिताजी के पास आए, आपने पिताजी को बोला पापा मैंने 2,000 रुपए कमा लिए। पिताजी के मन में थोड़ी सी टेंशन थी, उन्होंने बोला कि यार बच्चा तो बहुत लगा हुआ था, फिर उसने 2,000 रुपए क्यों कमाए? तो आपके पिताजी ने बोला कि बेटा तू मुझे सारी चीजें बता, तूने क्या क्या करा था। अगर आप वो रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, आप अकाउंटिंग नहीं करते हो, तो आप अपने पिताजी को नहीं बता पाओगे कि आपने कितने रुपए में माल खरीदा, कितने रुपए में बेचा, क्या और खर्चे आपके लगे, क्या आपने कमाया, क्यों नहीं कमाया, जो कितने का रेवेन्यू कमाया, कहाँ आपने लॉस किया, 2,000 ही क्यों आए, 2,500 क्यों नहीं आए, 1,500 पे क्यों नहीं रुक गए। तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? वो हमें पता चलती है अगर हम अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहे हैं। आपने अपने पास में लिखा हुआ है कि आपने XYZ 3 कस्टमर को माल बेचा, इतने इतने रुपए का माल बेचा, आपने इतने रुपए की रेवेन्यू करी। फिर आपने बोला कि भाई मैं इसके अगेंस्ट में ये माल परचेज करके लाया था, ये मैंने ABC से परचेज करा था, ये मेरे डायरेक्ट खर्चे लगे, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी लगी, ये मेरा रेंट मुझे पे करना पड़ा, फलाना ठिकाना, ऐसे करके आपने पूरी समरी बनाई। तो एज अ मैनेजमेंट आपके पिताजी क्या है? आपके लिए मैनेजमेंट है। ऐसे ही बड़ी कंपनियों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, जो उस कंपनी के फादर मदर होते हैं, जो उस कंपनी का ध्यान रखते हैं। तो वो मैनेजमेंट को वो फैसिलिटेट करता है कि वो अपना बिजनेस प्लान बना सकें, अपना बजटिंग कर सकें, अपने पास्ट ट्रेंड को देख सकें, वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमने कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमें अच्छा करना है, कहाँ हमने लॉस किया है। तो वो मैनेजमेंट को वो डेटा देता है, जिस डेटा के बेसिस पे वो एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो कम क्यों हुआ, ज्यादा हुआ तो कैसे हुआ, मैं उसे और कैसे बढ़ा सकता हूँ, सस्टेन कैसे कर सकता हूँ। मैंने इस बार तो प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन मैं अगली बार वो चीज वापस से नहीं करूंगा तो मैं उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। तो वो मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना कि वो कमाने के लिए या अपने जो डिसीजन है उनको और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ले सके। उसका अगला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स।
अब ये क्या होता है, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो आप अपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस है वो अपने यूजर्स को अच्छे से दे सकते हैं। यूजर्स अगेन कौन हो सकता है, यूजर कैन बी बैंक, यूजर कैन बी इन्वेस्टर, यूजर कैन बी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, यूजर कैन बी आपका मैनेजमेंट हो ही गया ऑब्वियसली, ठीक है, चलो हमने मैनेजमेंट की बात अलग से कर ली। इसके अलावा कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। इसके अलावा कौन हो सकता है साहब, हमारे एम्प्लॉय हो सकता है, समझ रहे। तो वो यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन देना, अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ लोन के लिए और मेरे पास में अपने 3 साल के एक अच्छे रिकॉर्ड्स बने हुए हैं जिसमें मेरा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, तो बैंक मुझे लोन देने से पहले सोचेगा नहीं ऑब्वियसली, मतलब जो उसको एनालिसिस करना है, जो उसको क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है वो सब करेगा, बट उसके पास एक बेस है, एक डेटा है जिसके बेसिस पे वो काम कर सकते हैं, समझ रहे। तो हम उस बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझना है दोस्तों कि यहाँ हमें रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम अकाउंटेंसी के मतलब को क्लियरली समझते हैं कि अकाउंटिंग में हम कर क्या रहे हैं और उससे हमें क्या फायदे हो रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जो फायदा है वही मेरे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा हूं तो मैं फायदे के साथ में चल रहा हूं, अगर मैं वहां कहीं नुकसान कर रहा हूं तो मेरे को वहां समझना है कि यार ये चीज मेरी एक लिमिटेशन है, ये चीज मैं नहीं कर पा रहा। तो अगर आप उसके मीनिंग को, उसके पर्पस को समझ जाएंगे तो आप ये जो थ्योरी वाला पार्ट है बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मार्क्स पे फोकस नहीं कर रहा। हो सकता है आपको लगे कि यार ये बहुत लंबा हम खींच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इतना डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी ही तो है। बट अगर आप ये थ्योरी पे क्लियर हैं तो जब आप क्वेश्चंस करने जाएंगे, जैसे हमने बात करी यहाँ पे कि मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मेरा एक चीज आती है, एक चीज जाती है। ये आपका अगले चैप्टर जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस की, उसका बेस होगी। ये आपकी जनरल एंट्री का बेस है कि एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैसे क्या चीज होती है, हम उस पर आगे बहुत डिटेल में बातें करेंगे। यहां हम ये समझ रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं और वो दोनों पहलू एक दूसरे के बराबर ही होंगे। अगर हमें ये चीज समझ आती है तो जब आप एंट्री बनाएंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग उस दिशा में चलेगा। तो ये बेसिक्स हमारे लिए बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जो छठा इसका एक अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल असेट्स है या जो बिजनेस असेट्स है आप उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने एक प्रिंटर खरीदा, तो जब आप अपने पास में अकाउंटिंग करते हैं तो आप अपने पास में एक डेटा वाउचर की रखेंगे, आप इनवॉइस अपने पास में रखेंगे, वो इनवॉइस आप रिकॉर्ड करेंगे, किससे आपने खरीदा है वो रखेंगे, कहाँ पे वो लगा है वो आप अपने पास में डेटा कैप्चर रखेंगे। बहुत सारे आजकल सिस्टम आ चुके हैं, हम आगे बात करेंगे। एक SAP सिस्टम होता है, टैली होता है, हम उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। बट उन सिस्टम में आप ये सारा डेटा कैप्चर कर सकते हो कि हमारा ये हमने कब खरीदा था, क्या इसकी वारंटी है, क्या डिटेल है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है दैट गिव्स मैनेजमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन अ डिटेल कि वो असेट उसके पास में अवेलेबल है। उस इंफॉर्मेशन के साथ वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है कि क्या वो असेट सही कंडीशन में है या नहीं, वारंटी में है या नहीं। वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपने पास में गैदर कर सकते हैं अगर हम वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपने पास में पूरा कर रहे हैं, समझ रहे। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी जो अकाउंटिंग है उसके। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छी अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या उसके ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक अकाउंटिंग प्रॉपरली उसे फॉलो करती है, या हम ये कहें कि क्या ऐसे फंक्शंस हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उससे क्या चीजें पूरी होती है, करेक्ट। सो हम बात करेंगे अब फंक्शंस की। जब हम बात करेंगे फंक्शंस की तो आपको अगेन लगेगा ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से लिंक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं अकाउंटिंग के फंक्शन को समझूं कि भाई अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं या मेरे क्या उसकी वजह से मुझे क्या चीज अचीव होती है, तो हम बोलेंगे कि भाई इट्स मेंटेनिंग ऑफ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स।
द प्राइमरी फंक्शन अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग का जो होता है वो यही होता है कि हम जो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको एक सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड कर सके, ताकि हम जब उसको कंपेयर करें, जब हम उसको देखें, जब हम उसका अंडरस्टैंडिंग लें, तो वो हमें एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दे सके। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारा अकाउंटिंग है, उसका सबसे प्राइमरी फंक्शन है कि हम हमारे इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड कर सकें। दूसरा इसका फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने बात करी कि हमने जब ऑब्जेक्टिव में बात करी कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो पोजीशन हमें कैसे पता चलती है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। अल्टीमेटली फाइनल होने के बाद जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो फाइनल अकाउंट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स कराना, तभी हम उसके बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस को पता कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में इसका तीसरा फंक्शन है, जो इसका पर्पस है, वो है मीटिंग ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें, हमारे बहुत सारे डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं जो एप्लीकेबल हैं, लाइक इनकम टैक्स हो गया आपका, टीडीएस हो गया आपका, जीएसटी हो गया आपका। सो इन सारे डिफरेंट लॉ में हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने ट्रांजेक्शन्स को इतने सालों तक प्रिजर्व करके अपने पास रखना है, क्योंकि आपका केस पुराना केस भी खुल सकता है। तो हर लॉ की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हमें वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो टाइमली अपने पास में मेंटेन करके रखने हैं। इट शुड बी सिस्टमेटिकली मेंटेन्ड होने चाहिए। सो ये हमारा अकाउंटिंग का पर्पस है या फंक्शन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर आप अपने फाइनेंशियल जो पर्पस अकाउंटिंग है, आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो अपने यूजर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर होगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप रिलायबल डेटा अपने यूजर्स को दे पाएंगे। जो यूजर बहुत सारे हैं, अगेन हमने बात करी, बैंक हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है। तो उन यूजर्स को एक इंफॉर्मेशन जो है रिलायबल, एक रेलेवेंट, एक ट्रस्टवर्दी डेटा आप उनको दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सकते हैं या मे बी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए वो वर्क कर सकते हैं। फिर है अगेन जो हमने पहले भी बात करी थी, फैसिलिटेट करना या असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। आप जब वो ये डेटा आपके पास में प्रॉपरली अवेलेबल होगा, तो मैनेजमेंट क्या है, इसके बेसिस पे करेक्ट डिसीजन ले सकेगा, फोरकास्टिंग कर सकेगा, प्रॉफिट एस्टिमेशन कर सकेगा। तो ये सारे हमारे अकाउंटेंसी के फंक्शन हैं। तो अगेन मैं फिर से वही चीज बोलूंगा, अगर आपको बेसिक अकाउंट्स क्लियर है कि अकाउंटिंग में हम कर क्या रहे हैं, तो आप चाहे फंक्शन हो या उसके ऑब्जेक्टिव हो या उसके फायदे हो या नुकसान, आप उसे बहुत इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। इस पे अगेन मैं बहुत बेसिक इस पे बात करूंगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम आएंगे जब हम अपनी एक प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हम इस पर्टिकुलर एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिमिटेशंस पे हम वापस आएंगे, तब हम उस टाइम पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि शायद वो तब हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा उस चीज़ों को लिंक कर पाना हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज से कि हाँ ये चीज़ हो रही थी। ठीक है। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहला बहुत ईजी चीज़ है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट द बिजनेस, वो हमें अवेलेबल होती है। हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है। अगेन इसका दूसरा फायदा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जो हमने बात करी कि मैनेजमेंट को असिस्टेंस देता है। तीसरा, आपको रिप्लेस कर देता है मेमोरी को, आपको याद नहीं रखना पड़ता सारी चीज़ों को। आपके पास में आपने अपने पास में कितने दिन, 10 दिन तक याद रख लोगे। एक बार आपने लिख लिया, वो आपके पास जिंदगी भर के लिए लिखा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं हटाते। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी के अंदर वो आपको हेल्प करता है। अगर एक आपकी जैसी सेम एंटिटी है जिसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उसने रिकॉर्ड सिस्टम पे नेट पे डाला हुआ है, या वो कंपनी लिस्टेड है तो उसने अपने रिजल्ट्स पब्लिश करे हुए हैं, तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में अपना कंपैरिजन कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ अच्छा कर रहे हैं, हम कहाँ पीछे हैं, हमें कहाँ चीज़ अपनी अच्छी करनी है, क्या उनका प्लस है जो हमें सीखना है। तो हम वो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं विद इन द इंडस्ट्री भी,
कि अगर सपोज आप जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्लोथ्स की, तो आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज है उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। आपके जो पीयर्स हैं जो एग्जैक्ट सेम काम करते हैं, कि अगर कपड़े में भी बहुत सारे तरह के कपड़े होते हैं तो आपके ही फील्ड में जो है आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। आप अपने डिफरेंट इंडस्ट्री से भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर ये है तो हमारे दूसरे इंडस्ट्री के अंदर जो उससे लिंक्ड इंडस्ट्री है वहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आप उसको भी समझ सकते हो। तो वो कब होगा, जब हमारा डेटा हमारे पास में अवेलेबल होगा और वो बहुत सिस्टमेटिकली बना होगा, जो सिस्टम ओवरऑल सभी जने फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इसका पांचवा एडवांटेज हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए इसका पांचवा एडवांटेज होगा कि हमें ये जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसके अंदर हेल्प करेगा, कि हमारी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है उसमें हमें सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम टैक्स लायबिलिटी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट वगैरह पता करना है, हमें हमारा टर्नओवर पता करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलेगी। फिर हमारा छठा जो इसके अंदर है वो हमें ये हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है लोन लेने में। जब हम बोलते हैं कि भाई हमारी कंपनी के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है, हमारे पास में अपना पिछले 2 साल 3 साल जितने भी साल से हमारी कंपनी है उसके हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, जो ग्रोथ दिखाते हैं, हमारी कंपनी का टर्नओवर अच्छा बताते हैं, जो हमारे एक्चुअल फैक्ट्स हमें बताते हैं कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। एक मैं अपने शब्दों से बोलूँ, एक मैं अपने रिकॉर्ड्स बताऊँ, तो वो वहाँ आपको सपोर्ट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस इन कोर्ट। अगर आप अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, अगर आप उनको ऑडिट करा रहे हैं, अपने पास में प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, तो आप उनको एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना बिजनेस सेल करने जाते हैं, अगर सपोज कीजिए आज आप अपना बिजनेस सेल करने जाते हैं और आप किसी को बताते हैं कि भाई मेरा जो बिजनेस है इसकी इतनी वर्थ है, इतना मेरा टर्नओवर है, और एक मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में अपने फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ, तो वो मेरे को वहाँ भी सपोर्ट करते हैं। ये कैसे होता है, क्या होता है, हम इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात अभी इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। डिसएडवांटेज नहीं, आई वुड से लिमिटेशन, वो हम अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप उससे मोर कनेक्ट या कोरिलेट कर पाएंगे जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो मेजर यही है। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फिर से आएंगे जब हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में स्टार्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। फिर हम बात करते हैं लिमिटेशन की, कि भाई हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन है। तो वो क्या लिमिटेशन है अकाउंटेंसी की? सबसे पहला, ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता डेटा। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के ऊपर एस्टिमेट लेना पड़ता है, कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक डेप्रिसिएशन, अगर आपने कभी सुना हो, या जैसे मैं बेसिक चीज़ की बात करता हूँ, आपने एक गाड़ी खरीदी, तो जब आपने गाड़ी खरीदी है तो उसकी जो वैल्यू आज है, आज से 4 साल बाद वो वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें वेयर एंड टीयर होगा, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अपग्रेड नहीं होती है एज कम्पेयर टू जो फ्यूचर में आती है। से फॉर एग्जाम्पल मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, तो कोई भी असेट जो आपके पास में है वो ओवर द पीरियड जो है वो डिटोरिएट होती है, मे बी वेयर टीयर की वजह से। तो उसको हम एक एस्टिमेट लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एसेट की हमारी कितने साल की आयु होती है, यूजफुल लाइफ होती है, जिसमें हम उसे यूज कर सकेंगे। उस लाइफ के बेसिस पे हम उसका ओवर द पीरियड खर्चा बुक करते हैं। कि हम बोलते हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक लैपटॉप है जिसकी आयु 5 साल है, तो मैं उसको 5 साल के अंदर धीरे धीरे अपने खर्चे में लेता जाऊंगा, ताकि मेरे पास में फ्यूचर में एक ऐसा फंड हो जिससे मैं वो नई एसेट वापस से खड़ी कर सकता हूँ। अगेन क्या होता है, कैसे होता है, इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अभी के लिए एक बार छोड़ें, हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक पे मैं आपके साथ फिर से आऊँगा जब हम अपना अगले चैप्टर्स को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, हमारे पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तब हम इस पर वापस से आपके साथ में कनेक्ट करेंगे, जहाँ हम आपके साथ डिटेल में इस पूरी बात को समझेंगे कि क्या इसके फायदे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है
उसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस या टाइप ऑफ अकाउंटिंग आप बात कह लीजिए तो हमारी 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। पहली होती है फिनेंशियल, दूसरी होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। जब आप अपने फाइनेंशियल यानी कि अपने पैसे का पूरा रिकॉर्ड अपने पास में मेंटेन करते हैं। बहुत सिंपल सी शब्दों में हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जहां हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल इवेंट्स को हमारे पास में रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स। अगेन जब हमने बात करी कि हम समराइज करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आ गई, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ गई, यानी कि यहाँ पे बैलेंस शीट की बात आ गई। तो हमने बोला कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम अपना प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट क्या किया है, अर्न किया है या लॉस इनकर किया है, उसका पता करते हैं। हमारे पास कितनी संपत्ति है वो पता करते हैं, कितने दायित्व हैं वो पता करते हैं, हमने कितनी पूंजी लगा रखी है वो पता करते हैं। तो जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज देता है या फाइनेंशियल फैक्ट्स आपके बिजनेस के बताता है वो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सीमित है टू द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स, analyzing the financial statements and communicating those financial informations to the users of accounting information। फिर आता है दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या चीज होती है, अभी तक तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, तो अब ये क्या भला है। बहुत सिंपल है दोस्तों, बात करते हैं बहुत छोटी सी। अगेन हमारे पास में राम है, हमारे साथ में राम के पिताजी ने राम को बोला कि बोले बेटा ये 10,000 रुपये ले, तू अपना बिजनेस शुरू कर। राम बिजनेस को थोड़ा सा पसंद करता था, तो उसने सोचा कि मैं अभी शुरू करता हूँ सब्जियां बेचने से, फिर धीरे धीरे अपनी दुकान खड़ी करूँगा, दुकान खड़ी करके मैं अपना एक सेटअप पूरा करके फिर माल बेचूंगा, अभी ठेले पे बेच लेते हैं। तो वो गया फटाफट सब्जी मंडी, वहां से उसने सब्जियां खरीदी, उसने वेजिटेबल परचेज करी, ठीक है। वहां से वो सब्जियां लेके अपने घर पे आया, घर से उसने अपनी एक बाइक पे गाय के पीछे उसने एक थोड़ा सा सामान लगाया और वो लेके निकला। अब उसने डिफरेंट अपने जो भी गली के अंदर, एरिया के अंदर वो गया, वहाँ पे कस्टमर ढूंढे और कस्टमर्स को उसने अपना माल बेचा। शाम को वो घर आया, उसने बोला पापा मैंने 5,000 रुपये की वेजिटेबल्स खरीदी थी, मैं इनको 7,000 रुपये में बेच के आ गया। पिताजी ने उसने पूछा कि अच्छा, तो बोले हाँ पापा मैंने 2,000 रुपये कमा लिए। फिर पिताजी ने उसको 2 मिनट के लिए देखा, फिर उन्होंने उसको बोला कि बोले बेटा तूने एक गलती करी, तूने अपने पास में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करा। बोले क्यों पापा? वो बोले कि बेटा जो तू घर से वापस कस्टमर तक गया और अपनी गाड़ी के अंदर जो तूने पेट्रोल डलाया वो कहाँ तूने रिकॉर्ड करा? वो बोले हाँ पापा मैंने 500 रुपये का वो खर्चा भी करा जो मेरा पेट्रोल भरा। समझ रहे? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है क्यों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि आप कोई चीज मिस कर सकते हो, वो मिस नहीं होनी है। अब उसके पिताजी ने बोला कि तूने 1,500 रुपये कमाए, तो यहाँ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या मिलता है, ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से रिलेटेड बातें करती है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से रिलेटेड बात करती है। सो दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द ascertaining cost of products, ऑपरेटिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। जो भी आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी है, जो भी एक्टिविटी प्रोसेस किए हैं, उन सब के अंदर वो कॉस्ट लगी है उसको एस्टिमेट करने का,
जो प्रोसेस है जो अकाउंटिंग की ये ब्रांच हेल्प करती है. इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एसर्टेनिंग एंड रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट. ठीक है, ये वो ब्रांच है जो हमारा जो कॉस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए बात करती है. ठीक है, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग के लिए बात करती है. इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? वो बोलती है कि सबसे पहले तो जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप एसर्टेन कर पाओगे कि आपकी कॉस्ट कितनी है. जब आप एसर्टेन कर पाओगे तो कभी आप उसको रिड्यूस भी करने के लिए काम करोगे, और एटलीस्ट अगर आप रिड्यूस नहीं भी कर पाए तो कम से कम आप कंट्रोलिंग द कॉस्ट तो करोगे, मतलब कंट्रोल तो करोगे अपनी कॉस्ट को. तो ये हमारी बात करती है कॉस्ट अकाउंटिंग. बहुत बेसिक टर्म में बात करी है, डिटेल में हम फिर जाएंगे. अभी हमारे लिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है रादर देन क्या उसमें फैक्चुअल हो रहा है उस पर बात करने की. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं इसको बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये मेनली मैनेजमेंट के लिए होती है. मतलब आपने ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है, ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इन सभी को यूज करके मैनेजमेंट के लिए फ्रूटफुल आउटपुट देना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग is that branch of accounting which is concerned with the generating accounting information relating to maybe funds, maybe related to cost, maybe related to profits. तो मैनेजमेंट अगर मैं आपको बात करूं, आज आप अपने बिजनेस पे बैठे हो तो आपके लिए क्या क्या काम का है? मेरा खर्चा कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा फंड कितना लगा हुआ है, मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, माल कितना लेके रखा हुआ है, कितना उसमें से बिका है. तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? इन दोनों ब्रांच से. और ये प्योरली मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग का आउटपुट देने वाला मेथड है. तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे. आज हमने बात करी क्या पर्पस है अकाउंटिंग का, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शंस हैं, एडवांटेजेस की हमने बात करी, बट हम उस पर वापस से आएंगे जब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगी. और फिर हमने बात करी कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग है या डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. इसके अलावा और भी बहुत थ्योरी है. बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, क्या उसके बीच के डिफरेंसेस हैं, हम उसके ऊपर आएंगे. बट अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, जनरल एंट्रीज पे जाएंगे. जब हमें लगने लगेगा कि हम उन चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, तब मैं आपके साथ उन टॉपिक पे वापस आऊँगा. तो ऐसा ना सोचे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ें छोड़ी है, वो छोड़ने का एक रीज़न है. हम उसे तब कनेक्ट करेंगे जब हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे, हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे. क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक पे हैं. अगर मैं बेसिक पे थ्योरी पढ़ाता जाऊंगा सो यू विल नॉट फील द इंटरेस्ट कि यार क्या हम पढ़ रहे हैं. बट जब हम उसको समझ के फिर आगे वापस आकर उस पर थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें मजा आएगा. तो हम उसको ध्यान रखेंगे. और दोस्तों, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलूँगा. इन जनरल न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि प्लीज़ बिजनेस जो आपका न्यूज़पेपर का पर्टिकुलर ब्लॉग आता है, एरिया आता है, वो डेफिनेटली पढ़ें. जितना समझ आता है पढ़ें, बट डेली पढ़ने की अपनी हैबिट डेवलप करें. बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैं आपके साथ में, मेरा एक बेसिक स्लोगन है कि हमारे कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे. जितनी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उतना हम आगे बढ़ेंगे. थ्योरी आप सीख जाएंगे, बट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज क्या एनवायरनमेंट में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझ में आना और वो पता होना बहुत ज़रूरी है एज अ अकाउंट्स स्टूडेंट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो आपको वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते जाना है. आपको जहाँ भी लगता है कि हम कहीं तेज हुए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ताकि वहाँ फोकस करेंगे, ताकि उसको हम और अच्छे से समझा सकें. आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू मी. माय मेल आईडी इज़ गिवन इन द बिलो सेक्शन. आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. कुछ भी आपकी पर्टिकुलर क्वेरी है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं, नॉट 11th कोई और सब्जेक्ट का आप समझना चाहते हैं, किसी और चीज़ के लिए समझना चाहते हैं, यू कैन टाइप इन माई कमेंट बॉक्स. अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. गुड नाइट.